हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट मास्टर क्लास। हमारा फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो चुका है बिजनेस एनालिटिक्स का। आज से हम हमारा यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें टॉपिक्स आएंगे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो आज हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। आपको कहीं पे कोई भी डाउट आता है या आपको कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे अपडेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में इसकी डेफिनेशन, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, टूल्स एंड टेक्निक्स। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, इसका डेफिनेशन और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जैसा हमने हमारे फर्स्ट जो हमारा यूनिट था उसमें भी ये टॉपिक आया था टाइप्स के अंदर। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है कि जब हम पुराना डेटा यानी हिस्टोरिकल डेटा, जब हम उसका प्रोसेस होता है, हम पुराना डेटा को एनालाइज करते हैं ताकि हम उस पुराने डेटा से, उस हिस्टोरिकल डेटा से कुछ पैटर्न्स, कुछ ट्रेंड्स और कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकें। ठीक है, जैसे करंट मार्केट में क्या ट्रेंड आ सकता है फ्यूचर में, या कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो हमारे बिजनेस के लिए यूजफुल हो। ठीक है, इससे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलती है ताकि वो समझ पाए अपना पास्ट में जो भी उनकी परफॉर्मेंस हुई है उसको, और उसके बेसिस पे वो डिसीजंस लेते हैं। जो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन उनको जो उस डेटा में दिखता है उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजंस लेंगे। जैसे अगर डेटा में उनको दिख रहा है कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो 3% ड्रॉप हुआ है, 5% ड्रॉप हुआ है उनके प्रीवियस परफॉर्मेंस से, तो वो जो ड्रॉप हुआ है उसको वो पहले एनालाइज करेंगे कि वो जो ड्रॉप आया है वो किस वजह से आया है। मे बी कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो इसलिए प्रोडक्ट्स लोगों ने लेना बंद कर दिए हो, या हो सकता है कि उनका कुछ जो प्रोडक्ट है उससे बेटर प्रोडक्ट मार्केट में आ गया हो कम रेट में, या हो सकता है कॉम्पिटिटर्स ने कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज लगाई या ऐसा कुछ बेनिफिट, एड ऑन बेनिफिट दिया कस्टमर्स को, जिस वजह से कस्टमर्स वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो ऐसे कोई भी चीज़ें वो एनालाइज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो इन फ्यूचर अपना डिसीजन लेते हैं कि इस बार तो जो हो गया, अगली बार जो उनको हो वो नुकसान ना हो। ठीक है, तो अगला जैसे इसमें डेफिनेशन लिखे हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड इंसाइट्स. It helps organization understand past performance and make data-driven decision based on factual information. Factual word अगर आपको याद है तो based on data आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगला पॉइंट है इसका, इससे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पूरा हमें पिक्चर दे देता है कि पास्ट में क्या हुआ है और करंट सिचुएशन बिजनेस की क्या है, जिससे आप अपना जो बिजनेस का जो करंट स्टेट है उसको एनालाइज कर पाएँ। क्योंकि अगर हमें पता चलेगा कि पास्ट में ये चीज़ हुई थी और करंट में हमारी सिचुएशन ये है, जैसे पास्ट में हमें पता चला, हमने एनालाइज किया कंपनी ने कि हमारी जो सेल थी वो 30% हुआ था, अभी एट दिस पॉइंट हम दिन में हमारा महीने में 15 दिन हुआ है, अभी हम 15% पे स्टैंड करते हैं। तो वो बचा हुआ जो 15% हम उस लेवल तक आए जिसमें हम पास्ट में थे, तो हमें कितना इम्प्रूव करना है, हमारे पास वॉल्यूम है उतना लीड्स का कि हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे एज सेल्स, लीड्स फ्रूटफुल लीड्स हैं या नहीं है, कहीं ऐसे लीड्स ना हो जो सिर्फ नॉट कनेक्टेड हो, या कुछ ऐसे लीड्स ना हो जो आगे कन्वर्ट ही ना हो, क्या वो लीड्स अच्छी लीड्स हैं जो कन्वर्टेबल हैं या नहीं है, वो पूरा एनालिसिस होता है। इन केस अगर हमारे पास लीड्स वैसी नहीं है तो जो मार्केटिंग टीम होती है या जो सोशल मीडिया टीम होती है वो ऐसे लीड्स को आइडेंटिफाई करती है ताकि हमारे पास ऐसे लीड्स आएँ। कुछ हो सकता है प्रोडक्ट के साथ इनिशिएट ऐसे बेनिफिट्स दे दे कि अगर आप आज प्रोडक्ट हमसे लेंगे तो आपको ये बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब जैसे आप लगा लो कि जैसे एयरटेल के वाईफाई प्लान्स हैं, अगर उन्होंने अगर किया कि अगर आप आज हमसे लेंगे तो इंस्टॉलेशन चार्जेस फ्री हैं, अगर आप ये लेंगे तो 1 महीने का डेटा पैक आपको रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा, वो हम अपने से फ्री दे दें। तो दैट इज एन एड ऑन बेनिफिट। तो एड ऑन बेनिफिट देखिए हो सकता है कस्टमर्स आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज, इससे आपको बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लगती है। जैसे मैनेजमेंट वाले बच्चों ने पढ़ा होगा स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस हर उसमें होता है। बिजनेस एनालिटिक्स के भी स्वॉट एनालिसिस करता है कि हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या आ रही हैं फ्यूचर के लिए, अभी क्या अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब कर सकते हैं, और थ्रेट्स क्या है। ठीक है,
तो इन इनसाइट्स के बेसिस पे जो हम डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में इतना हम लोग डेटा स्टडी कर रहे हैं, पुराना डेटा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पैटर्न्स, ट्रेंड्स, इसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज बना सकता है जिससे वो अपना बिजनेस इंप्रूव कर सकता है। ठीक है, बिजनेस की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हो सकती हैं। तो डेटा एग्रीगेशन और डेटा माइनिंग टूल्स हैं जो इसमें यूज होती है। डेटा माइनिंग भी यही होता है कि हम डेटा को पूरी तरह से चर्न करते हैं, माइन करते हैं, ताकि उसमें से हम पैटर्न्स, ट्रेंड्स और रिलेशनशिप निकालते हैं दो चीज़ों के बीच में। ठीक है, डेटा एग्रीगेशन होता है हम इतना सारा जो डेटा है उसको डिवाइड करते हैं, उसको एग्रीगेट कर देते हैं सेपरेट चीज़ों में, ताकि हम उस पर ध्यान से फोकस कर पाएँ। अगर एक साथ ही सारा डेटा देखेंगे तो फोकस डेटा में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल जैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अमेजॉन डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स यूज करता है। कैसे यूज करता है? वो पास्ट का सेल्स डेटा अपना एनालाइज करता है कि पास्ट में इतनी सेल्स हुई, और कस्टमर का बिहेवियर एनालाइज करता है कि कस्टमर ने कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमसे लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अमेजोन से प्रोडक्ट लिया है, फॉर एग्जाम्पल जीन्स, तो मुझे रिकमेंडेशन में प्रोडक्ट्स वो दिखाते रहेंगे जीन्स की। ठीक है, या सुपरमार्केट्स भी, जो रिटेल सुपरमार्केट्स होती हैं वो भी परचेज ट्रेंड्स अपना एनालाइज करते हैं, ताकि वो जो स्टॉक्स हैं, मतलब इन्वेंट्री, उसको मैनेज कर पाएँ। फॉर एग्जांपल जैसे आपका सुपरमार्केट आप लगा लो, रिलायंस स्मार्ट है। अगर उन्होंने अपना पूरा परचेज ट्रेंड को एनालाइज करेंगे कि हमारे पास जो आशीर्वाद आटा है इसकी सेल्स ज़्यादा हो रही है, और हमारे पास अभी इसका इन्वेंट्री इन फ्यूचर कम होने वाला है, 1-2 दिन में हमारे पास इतना स्टॉक नहीं रहेगा कि और कस्टमर साइन तो हम उन्हें दे पाएँ, तो वो उसको और मंगवाएंगे उस आटे को, ताकि आगे कस्टमर आए तो वो आटा हो हमारे पास, ताकि हमारी सेल हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो आटा ना मिले तो कस्टमर बाहर ही चला जाए। ठीक है, हेल्थ केयर भी इसमें भी यूज़ होता है। कैसे? हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो पेशेंट का डेटा एनालाइज करते हैं ताकि वो उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएँ। ठीक है, और जो डिजीज का जो आउटब्रेक, जैसे कोविड का आउटब्रेक था, वो तो पता नहीं था किसी को, बट अगर ऐसी डिजीज है जो हो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये डिजीज बंदे को हो सकता है, जैसे आपने मोस्टली नोटिस किया होगा, तो जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उनको जो डॉक्टर्स होते हैं वो मेडिकेशन से कुछ डाइट ऐसी बताते हैं ताकि उनको हार्ट इशू ना हो, क्योंकि शुगर वाले पेशेंट्स को हार्ट इशू होने के खतरे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसके कुछ फीचर्स हैं, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट इज डेटा समराइजेशन। तो क्या करते हैं हम, जो रॉ डेटा है, डेटा तो बहुत सारा है, अब उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे कुछ मीनिंगफुल डेटा में जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। सारा डेटा तो ज़रूरी नहीं होता, कुछ डेटा ऐसे भी होता है, तो जो हमें उस टाइम रिक्वायरमेंट है कि जो चीज़ हमें निकालनी है, जिस चीज़ का हमारा फोकस है, तो ऐसे उस पुराने डेटा से, इतना सारे डेटा में से हम वो डेटा सिलेक्ट करेंगे जो हमें चाहिए। कैसे करेंगे? ये हम स्टैटिस्टिकल रूल से करते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, डेटा एग्रीगेशन, डेटा को कलेक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को मल्टीपल सोर्सेज से। जैसे हमारे ये डेटा, कुछ डेटा हम लिया हमारे वेबसाइट से, कुछ डेटा हमने लिया सोशल मीडिया हमारे साइट से, कुछ डेटा हमने लिया हमारे कमेंट से, जो हमें कमेंट्स करेंगे लोगों ने, कुछ डेटा हमने लिया जो हमारे पास रिव्यूज आए थे एग्जिस्टिंग कस्टमर के। तो ऐसे मल्टीपल सोर्सेज से हमने डेटा कलेक्ट करते हैं ताकि बिजनेस का परफॉर्मेंस हम देख पाएँ कि बिजनेस का परफॉर्मेंस एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है, फिर है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, जो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में हम पैटर्न्स और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करते हैं पुराने डेटा में, हिस्टोरिकल पास्ट डेटा में, ताकि बिजनेस को पता चल पाए कि उसकी पास्ट परफॉर्मेंस थी क्या। डेटा विजुअलाइजेशन, अब क्योंकि जो बिजनेस एनालिटिक्स है उसको तो डेटा की समझ है, बट हो सकता है जो आपके सीईओ लेवल पे हो, बिजनेस एनालिटिक्स में स्पेशलाइजेशन उनका ना हो, तो ऐसे उनको वो डेटा दिखाने के लिए जो डेटा बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, डेटा एनालिस्ट होते हैं, वो डेटा को विजुअलाइज करते हैं चार्ट्स, ग्राफ्स, डैशबोर्ड्स दिखा के या रिपोर्ट्स बना के, ताकि डेटा को ईजिली वो समझ पाएँ और उसके बेसिस पे वो डिसीजंस ले पाएँ। कैसे? आपने देखा होगा कि ऐसे ग्राफ्स के बेसिस पे, आज जैसे हमने इवन इलेक्शन रिजल्ट्स में भी कई बार दिखाते हैं ग्राफ्स में कि इस टाइम इनको इतना वोट मिला था, अब इनका वोट शेयर इतना बढ़ेगा, फिर ऐसे कम हुआ, फिर ऐसे इतना हुआ। तो डेटा विजुअलाइजेशन से वो दिखा देते हैं कि 2010 में इतना था, 11 में इतना, 12 में इतना, 13 में इतना। ठीक है, नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग।
डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हमें हेल्प करता है परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करने में। कैसे करता है? हमारे जो KPIs जो कंपनीज बनाती हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जैसे कॉलिंग सेंटर्स में के जो एजेंट लोग होते हैं उनका की KPI क्या होता है कि उनका इतना रेडी होना चाहिए, इतना लॉगिन होना चाहिए, इतना उनका एवरेज हैंडलिंग टाइम होना चाहिए, इतना उनको जो सेल्स का टारगेट है उनका 100 में से 40% सेल्स कन्वर्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जो KPI को ट्रैक करते हैं और उससे क्या होता है, बिजनेस की जो बिजनेस कितना सक्सेसफुल चल रहा है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जहाँ जहाँ में एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हर जगह होता है। ठीक है, तो अगर हमें पता चल रहा है कि हमारा जो सेल्स है, सेल्स फॉर एग्जाम्पल सेल्स है हमारा, तो सेल्स हमारा इस महीने में थोड़ा नहीं चल रहा है। ठीक है, तो फिर क्यों नहीं चल रहा है, उसके रीजंस आइडेंटिफाई करेंगे, फिर वो KPIs में डालते हैं मैनेजर लोग, ताकि क्योंकि अगर वो टारगेट में आ जाएगा तो लोग इम्प्रूव करेंगे उस चीज़ को। हो सकता है हमारी सेल्स पिच में वो बात नहीं रही अब, तो वो सेल्स पिच अच्छी करेंगे, जिससे सेल्स की पिच, क्योंकि मैं एज अ कस्टमर हूँ तो मुझे हर चीज़ मैं नहीं लूँगी, लेकिन अगर मुझे सेल्स पिच को बहुत अच्छी लगेगी, कई बार होता है ना सेल्स वाला जो आप नहीं भी लेना चाहते वो भी आप ले लेते हो क्योंकि सेल्स पिच अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन। सेगमेंटेशन और क्लासिफिकेशन हम क्या करते हैं, हम डेटा को ग्रुप करते हैं कुछ कैटेगरीज में। बहुत सारा डेटा है, अब सारे डेटा को कैसे एनालाइज करेंगे, तो उसको कैटेगरीज में कर, जैसे कुछ कस्टमर सेगमेंट कुछ प्रोडक्ट में डाल दें कि प्रोडक्ट हमारा ABC प्रोडक्ट कैटेगरी बना दी, कस्टमर्स की बना दी, हाई क्लास कस्टमर, मिडिल क्लास कस्टमर, लो क्लास कस्टमर्स, ताकि एनालिसिस बेटर हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड। रिपोर्टिंग और डैशबोर्ड्स में हम रेगुलर रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे बिजनेस एनालिस्ट जो होते हैं वो Power BI के थ्रू रेगुलर रिपोर्ट शेयर करते हैं मैनेजर्स, टीम लीडर्स के साथ, ताकि वो डिसीजन ले पाएँ, अच्छे डिसीजन, सही करेक्ट डिसीजन ले पाएँ जो बिजनेस के लिए फ्रूटफुल हो। नेक्स्ट इज फाउंडेशन फॉर एडवांस्ड एनालिटिक्स। जैसा आपको पता है कि हमारे टाइप से सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, तो सबसे पहला बेस होता है बिजनेस एनालिटिक्स का डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ताकि उसके बाद आप प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर सकते। जो आपको पता ही नहीं आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो आप क्या ही प्रिडिक्शन करोगे और क्या ही आप उस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट लाओगे। ठीक है, तो आपको पहले प्रॉब्लम पता होना चाहिए, तो इसलिए फर्स्ट स्टेप कहा जाता है हमारे बिजनेस एनालिसिस टाइप्स में भी और यहाँ पे भी, कि जैसे लेके सर्व्स एज अ बेस, एक बेस लेवल होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल लिखना नहीं है ये, पर मैं बता, जैसे केक होता है, केक का एक बेस होता है, या पिज़्ज़ा बेस होता है, उसके ऊपर आप टॉपिंग्स डालते हो, तो सेम लेवल पे ये जो हमारा डिस्क्रिप्टिव वो एज अ बेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, मतलब डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स करते हैं, ऐसा क्या वो हमें बेनिफिट देता है। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स से हम लोग डिसीजन हम बेटर ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये हमें पास्ट का परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करता है, उसकी इंफॉर्मेशन देता है। इससे हम लोग डिसीजन, जो बिजनेस है वो अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, और वो कोई ऐसे इंट्यूशन से नहीं ले रहा, डेटा के बेस पे ले रहा है, क्योंकि हम पास्ट परफॉर्मेंस अपनी देख रहे हैं, हमें पता है कि पास्ट में हमारी क्या मिस्टेक्स हुई है, क्या हमने क्या अच्छा किया है, जो अच्छा किया है हम उसको कंटिन्यू करेंगे, और जहाँ पे मिस्टेक थी उसको हम इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, जो आपने उसमें भी पढ़ा है। आपको कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे लगेंगे कि जो फीचर्स के साथ सेम है, बट आप चाहो तो आप ओवर एक्सप्लेनेशन इसमें लिख सकते हो, बट कुछ कुछ पॉइंट्स डिफरेंट भी हैं, इसलिए मैंने दोबारा इसको लिखा है। ठीक है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, KPIs जो होते हैं उसको ट्रैक किया जाता है, ताकि जो हमारी एफिशिएंसी है वो निखर कर आए, क्योंकि KPI से पता लग जाता है कि जैसे ये कस्टमर है, इसका परफॉर्मेंस यहाँ पे इतना चल रहा है। ठीक है, जैसे मान लो आपका TL आपको बता देता है आपकी अभी की परफॉर्मेंस इतनी चल रही है, अभी आगे इतनी आपको और करनी है, ताकि आपका जो इंसेंटिव लेवल पे है वो आप क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, और जो इम्प्रूवमेंट एरियाज होंगे वो भी टीम लीडर्स, मैनेजर्स आपके साथ शेयर कर देते हैं। नेक्स्ट है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में जो बिजनेसेस होते हैं वो पैटर्न्स फाइंड करते हैं, सेल्स में, कस्टमर बिहेवियर में, मार्केट की डिमांड। ठीक है, जैसे कैसे करते हैं, मान लो सेल्स का उन्हें पैटर्न दिख रहा है कि 2012 में इतना सेल्स था, 13 में इतना था, 14 में फिर गिरा, 15 में फिर इंक्रीज हुआ, 16 में स्टेबल लेवल पे था, 17 में थोड़ा और गिरा, 18 में बढ़ गया। तो वो क्यों बढ़ा है, क्यों घटा है, वो सब एनालिसिस होता है। कस्टमर का बिहेवियर, कि कस्टमर को क्या चाहिए हमारे प्रोडक्ट से जिससे वो हमारे पास रहे, रिटेन हो पाए।
ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी। प्रोसेस में हमारा जो प्रोसेस है, बिजनेस प्रोसेस है, उसमें जो भी इनएफिशिएंसी है या जो भी इनरेगुलरिटीज़ है जिसकी वजह से हम लोग लैक कर रहे हैं कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। मतलब आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसीज मतलब वही कि जो भी एफिशिएंट, जो ढंग से काम नहीं हो रहा है। एफिशिएंट मतलब आप अच्छे से काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, क्या कुछ लैक है, कुछ मिसिंग पार्ट है, या कुछ हो सकता है कि हम ढंग से वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, या जितना करना चाहिए उससे बिलो द पार लेवल है, तो उसको आइडेंटिफाई करना प्रोसेस से, और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, उसके अकॉर्डिंग उसको इम्प्रूव करना कि ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बिजनेस एनालिटिक्स का काम होता है। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को देख के, वो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का यूज़ करके वो मैनेजर्स और टीम लीडर्स इनको बताता है, सीईओ को बताता है। नेक्स्ट इज कस्टमर इंसाइट। इसमें कस्टमर का प्रेफरेंस एनालिसिस होता है, उसकी बाइंग हैबिट्स क्या है, जो कस्टमर का फीडबैक है उसको फुलफिल, उसको कंसिडर किया जाता है ताकि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द हमारा जो सेल्स है या जो भी हमारा बिजनेस है वो ग्रो तब करता है जब कस्टमर हमारे साथ रहेगा। कस्टमर का प्रेफरेंस, जैसे कस्टमर क्या लेना चाह रहा है, मतलब उसकी बाइंग हैबिट्स क्या है, क्या वो जब डिस्काउंट आता है तब लेता है, या उसको, जैसे हर हम भी कस्टमर है, हमें भी पता हमारा एक प्रेफरेंस क्या होता है। कस्टमर का प्रेफरेंस पता लग जाता है उसके रिव्यू से कि उसको क्वालिटी प्रोडक्ट प्रेफरेंस में था उसका, या कई बार वो लिख देता है कि क्वांटिटी ज़्यादा होती तो अच्छा होता, या कई बार आपका जो डिलीवरी चार्ज, शिपिंग चार्जेस है ये नहीं होता। तो एक कस्टमर की प्रेफरेंस पता लग जाती है, उसका बाइंग हैबिट्स क्या है, क्योंकि वो हमसे हमारे जो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स है उस पर फोकस करता है वो, या क्वांटिटी फोकस करता है, या वो कब बाइंग है, या फिर वो कब लेता है प्रोडक्ट, मतलब जब नॉर्मल भी लेते हैं या फिर जब कोई स्पेशल ओकेजन्स ऐसे सीजन चल रहे होते हैं तब ले रहे हैं, या लेने से पहले वो ये दिखता है कि आज, जैसे आपने नोटिस किया होगा कई बार हम लोग कार्ट में रख लेते हैं चीज़ें, लेकिन जब हमें पता चलता है इसकी सेल है तो हम वो चीज़ तब बाय करते हैं, क्योंकि सेल आती है तो थोड़ा बहुत कम हो जाता है प्राइस, ठीक है। और जो कस्टमर हमें प्रोडक्ट लेने के बाद फीडबैक देते हैं, जैसे हम लोग भी डालते हैं कई बार 5 में से 4 रेटिंग दे दी, 3 दे दी, सो हम अपना रिव्यू डालते हैं, तो वो भी वो एनालाइज करते हैं ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस आगे इंक्रीज हो। जैसे आपने गूगल प्ले स्टोर पे भी अगर आप रिव्यू डालते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ आपके जो डेवलपर है उसका आपका कमेंट आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो भी एनोमलीज हैं, या जो भी मिस्टेक्स हैं, या जो भी एरर्स हैं, जो अनयूजुअल पैटर्न्स हो रहे हैं, अनयूजुअल पैटर्न्स हैं डेटा में, उसको आइडेंटिफाई करना, ताकि जो पोटेंशियल, जो हमें हो सकते हैं रिस्क, जो हमें पता है वो हो सकते हैं, उन रिस्क को रोकना, ठीक है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। कैसे? क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटिव की स्ट्रैटेजी क्या है, हमारा कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या कॉम्पिटिटर हमसे कितने पोजीशन पे है, क्या हम नंबर 1 पे हैं या वो नंबर 1 पे है। तो कॉम्पिटिशन की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, या कॉम्पिटिशन हमसे किस चीज़ में आगे है, वो भी हमें पता चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कई बार। सेम फाउंडेशन फॉर एडवांस एनालिटिक्स की ये फर्स्ट स्टेप है एनालिटिक्स में, ताकि बिजनेस आगे मूव कर पाए प्रेडिक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में। अगर डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स से आपका ठीक से नहीं हो रहा है तो प्रेडिक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में मूव करना समझदारी नहीं है। आपको पहले उस फर्स्ट स्टेप ही अगर आपका सही नहीं है तो सेकेंड और थर्ड में जाके आप क्या करोगे, तो आपको रिजल्ट लॉन्ग ही मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज टूल्स। अब ये जो टूल्स है ना, मैं समझा तो दूंगी बट बेटा आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि टूल्स थोड़ा रटने वाली ही चीज़ होती है, ठीक है। चलिए फिर भी डिस्कस करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाइडली यूज़ होता है, आपको पता है आजकल एक्सेल हर जगह यूज़ है, चाहे आपके स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, हॉस्पिटल्स हों, क्योंकि एक्सेल में रिपोर्ट्स बनती हैं, डेटा एनालिसिस बनता है, क्योंकि उसमें टेबल्स और चार्ट्स क्रिएशन होते हैं, जिस वजह से आप अगर अपनी प्रेजेंटेशन, अगर आप ऑफिस में जाओ, ऑफिस में भी चार्ट टेबल्स के थ्रू एक्सेल यूज़ होता है। इसलिए आजकल हर कॉलेज स्टूडेंट्स को लोग कहते हैं कि आप एक्सेल सीख लो, क्योंकि एक्सेल की डिमांड है, ठीक है। टैब्ल्यू ये डेटा विजुअलाइजेशन टूल होता है, जिससे डैशबोर्ड्स इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स बनते हैं जो इंटरेस्टिंग होते हैं, वो जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो लोगों से। अच्छा होता है वो डेटा विजुअलाइजेशन टूल, पावरफुल डेटा विजुअलाइजेशन टूल है वो बिजनेस एनालिटिक्स। अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स स्टूडेंट हो तो आपको टैब्ल्यू या पावर बीआई सीखना होता है। नेक्स्ट इज पावर बीआई, सेम विजुअलाइजेशन के काम आता है।
से इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो। जैसे पावर बीआई में अगर मैं आपको बताऊं तो ग्राफ्स के थ्रू ना कंपनीज में परफॉर्मेंस दिखाई जाती है हर बंदे की, जिसमें लिखा होता है इसका एवरेज इतना है, लॉगिन आवर्स इतना है, इतना इसका अभी इसका रेडियस इतना है। वो डेली बनती हैं, ठीक है। तो कितना अगर मंथली टारगेट है तो कितना इसके रेडी टाइम चल रहा है, कितना लॉगिन आवर चल रहा है, कितने ब्रेक्स हैं, वो सब दिखाए जाते हैं, ठीक है। तब उसके बेस उसमें जब रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे आपके मैनेजर्स आपको बोलते हैं कि अभी आपका ब्रेक कितना हो गया है, ठीक है। चलिए, गूगल डेटा स्टूडियो ये फ्री टूल है जिससे आप अपनी रिपोर्ट्स बना सकते हो मल्टीपल डेटा सोर्सेज से। आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपके पास यहाँ इस सोर्स ए में भी डेटा है, सोर्स बी में भी, सोर्स सी में भी है। आप उन सब को कंबाइन करके एक फ्री टूल से अपना जो रिपोर्ट है वो बना सकते हो गूगल डेटा स्टूडियो से। एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फॉर बिजनेस एनालिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट टू। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज होता है जो क्वेरीज के लिए यूज होता है और डेटा एग्रीगेट करते हैं, एग्रीगेशन मतलब डिवाइड करते हैं डेटा को, ठीक है। नेक्स्ट इज पाइथन ये जो मैंने पाइथन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज होता है और डेटा विजुअलाइजेशन के यूज होता है। अब आपको ये ब्रैकेट्स में दिख रहे होंगे पांडास, मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। ये मैं आपको बता देती हूँ ये किस लिए यूज होते हैं। ये डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो हमारा जो फर्स्ट टूल है पांडास, वो डेटा मैनिपुलेशन एनालिसिस के लिए यूज होता है, जिसमें डेटा क्लीनिंग हम इससे करते हैं, डेटा को एग्रीगेट करते हैं, डेटा को फिर समराइज करते हैं। और जो हमारा मैटप्लॉटलिब भी होता है, ये इसमें हम लोग विजुअलाइजेशन बनाते हैं, एनिमेटेड विजुअलाइजेशंस बनाते हैं। जैसे एनिमेटेड आपने देखा होगा, जिससे हम लोग कार्टून की जो एनिमेशन होते हैं, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स एनिमेटेड बनती हैं। जिससे आपने कई बार टूल देखा होगा कि लोन्स के लिए आता है कि एक छोटे से बच्चे का दिखा देते हैं एनिमेशन में कि उसको पढ़ना था, उसके पेरेंट ने लोन लिया, ऐसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सीबॉर्न जो होता है ये एडवांस स्टैटिस्टिकल विजुअलाइजेशन है, जिसमें बहुत अच्छे ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन होते हैं। है ये मेट्रोपॉलिटिस बी के ही पे ही बना है, लेकिन ये और एडवांस देता है, ठीक है। मैंने थोड़ा आपको बता दिया ये फॉर नॉलेज। नेक्स्ट इज सैप बिजनेस ऑब्जेक्ट। सैप आज लोगों ने सैप का कोर्स भी करते हैं, इंपॉर्टेंट है सैप। ये बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल है जो कंपनी लेवल पे रिपोर्टिंग के लिए एनालिटिक्स यूज होता है, कंपनी टू कंपनी लेवल पे। नेक्स्ट इज IBM कॉग्नोस एनालिटिक्स। ये भी सेम डाटा एनालिटिक्स टूल है, रिपोर्टिंग के लिए, विजुअलाइजेशन का, बिजनेस इंटेलिजेंस में यूज होता है। गूगल एनालिटिक्स का यूज होता है कि वेबसाइट एनालाइज करने के लिए हमारे वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है, यूजर का बिहेवियर कैसा, मार्केटिंग की परफॉर्मेंस कैसे थी। अब हमारी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है, कि एक बंदे आ रहे हैं, ज़्यादा बंदे आ रहे हैं, कितना आ रहा है, यूज़र का बिहेवियर, मतलब यूज़र पहले पेज से ही हमारे डेट से चला गया, पहले पेज से गया तो मतलब आपका पेज के इन्फॉर्मेशन को पसंद नहीं आए। अगर वो 2-3 आपके पेजेस देखता रहा उसको अच्छा लगा, क्योंकि अगर बंदा आपके पेजेस पे वेबसाइट पे है तो डैट मीन्स आपकी वेबसाइट में कुछ बात है जो वो वहाँ पे है, या उसको जो कंटेंट चाहिए था वो मिल गया उसको, ठीक है। मार्केटिंग परफॉर्मेंस, आपकी वेबसाइट की मार्केट में क्या परफॉर्मेंस है, मार्केट में क्या आपकी वेबसाइट की डिमांड है, क्या लोग आपकी वेबसाइट पे ही आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा टेक्निक्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस आज के वीडियो का। टेक्निक्स डेटा इस डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की है डेटा एग्रीगेशन। इसमें सेम हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको समराइज करते हैं, जो हमारा कलेक्टेड डेटा है, मल्टीपल सोर्सेज से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको समराइज करते हैं, ताकि हम उसमें से इम्पॉर्टेंट या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें, ठीक है, और उसे क्रिएट कर पाएँ। फिर डेटा माइनिंग में हम पैटर्न्स और ट्रेंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं बहुत बड़े डेटा से, बहुत लार्ज डेटा सेट से हम यूज़ करते हैं। और कैसे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करके, ठीक है। डेटा माइनिंग में स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज होती हैं। नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जैसे मेजर्स हम यूज़ करते हैं, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ताकि हम डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन को समझ पाएँ कि डेटा किधर किधर डिस्ट्रीब्यूट है हमारा। नेक्स्ट है डेटा विजुअलाइजेशन। इसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ट्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में,
डैशबोर्ड्स के फॉर्म में, ताकि हम बेटर इंटरप्रेट कर पाए। क्योंकि अगर हम अपना डेटा को इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहे, लोगों को समझा ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। अगर एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको आपका जो आपने डेटा बनाया है, आपने जितना एनालिसिस किया है, वो आपको अपने मैनेजर्स को इंटरप्रेट करके समझाना ही पड़ेगा। तो कैसे होगा, जब तक आपका वो डेटा विजन टूल्स आप ठीक से यूज़ नहीं करोगे, तो वो डेटा विजन टूल भी ढंग से यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन क्लासिफिकेशन। सेम हम डेटा को ग्रुप करते हैं कुछ मीनिंगफुल कैटेगरीज में। कस्टमर के जैसे कि इस कस्टमर सेगमेंटेशन के उसके परचेजिंग बिहेवियर पे, जैसे कस्टमर ने सीजनल परचेज कर रहा है वो, या वो रोज परचेज कर रहा है, या वो क्या प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, इस बेसिस पे हम कस्टमर को सेगमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड। हम स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट्स बनाते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म नहीं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम रिपोर्ट बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप जो बनती है। विजुअल डैशबोर्ड्स, जैसे विजुअली डैशबोर्ड्स हम बनाते हैं चार्ट्स के फॉर्म, ग्राफ्स के फॉर्म में, ताकि बेटर बंदा समझ पाए। और इससे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे KPI जो हमने बनाए थे वो कितने हद तक फुलफिल हो रहे हैं, कैसे हमें उन्हें और इम्प्रूव करना है, उनका क्या स्टेटस है, क्या लोग वो परफॉर्मेंस डिलीवर कर पा रहे हैं जो परफॉर्मेंस की हमने डिमांड की थी, जो हमने टारगेट किया था परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट इज ट्रेंड एनालिसिस। हिस्टोरिकल डेटा से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न्स और ट्रेंड्स, ताकि बिजनेस का परफॉर्मेंस ओवर द टाइम कैसा चल रहा है वो हम समझ पाए। बिजनेस का जो परफॉर्मेंस होता है वो सिर्फ साल में तो एक उसकी रिपोर्ट आती है, लेकिन बिजनेस जो अपना परफॉर्मेंस है वो हर हफ्ते, हर महीने, हर दिन ऐसे देखते रहते हैं, ताकि अपना परफॉर्मेंस देख पाए। क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसा था, एंड मंथली परफॉर्मेंस कितना था, वीकली परफॉर्मेंस कितना था, एनुअली कितना था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना। अगले हम वीडियो में हमारा डिस्कस करेंगे हम रोल ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स इन बिजनेस एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का लोड क्या है बिजनेस एनालिसिस में। ठीक है, प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।